आज का हमारा टॉपिक है सायट और मार्च का व्यवहार संबंधी सिद्धांत। यह एमए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन इसका लाभ जो है इकोनॉमिक्स के सारे स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो सायट और मार्च ने फर्म के व्यवहार के बारे में एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया है। सायट और मार्च ने फर्म के व्यवहार के संबंध में एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार एक आधुनिक बड़ी निगम में स्वामित्व से प्रबंध जो है वो अलग होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्लासिकी अर्थशास्त्री जो है वे कहते थे कि जो फर्म है उसको एक व्यक्ति ही चलाता है, ठीक है, जो इनके मालिक होते हैं वही फर्म को चलाते हैं। जबकि सायट और मार्च का मानना था कि फर्म जो है उसका स्वामित्व यानी कि फर्म के मालिक और जो फर्म का प्रबंध करता है वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इन्होंने फर्म को एक अकेली इकाई नहीं माना है जिसमें एक अकेले निर्णय करने वाले उद्यमी के द्वारा लाभ अधिकतमकरण का अकेला उद्देश्य पूरा करना होता है। तो सायट और मार्च जो है वो फर्म को एक अकेली इकाई नहीं मानते हैं, ठीक है, जिसका कि उद्देश्य जो है लाभ अधिकतमकरण करना है। और जो उनका निर्णय जो लेते हैं वो कौन लेते हैं, फर्म के जो मालिक होते हैं वे लेते हैं। लेकिन सायट और मार्च जो है फर्म को अकेली इकाई नहीं मानते हैं, बल्कि इसके विपरीत सायट और मार्च जो है आधुनिक व्यावसायिक फर्म को व्यक्तियों का एक समूह मानते हैं जो निर्णय करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और जिनका संबंध जो है आंतरिक ढांचे से होता है, यानी फर्म के आंतरिक ढांचे से होता है। सायट और मार्च जो है वो फर्म को क्या मानते हैं, व्यक्तियों का एक समूह मानते हैं जो निर्णय करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं कि किस वजह से जो है फर्म को लाभ हो रहा है या फिर फर्म को हानि हो रही है। के बहुविधि लक्ष्य होते हैं। वे न केवल फर्म की आंतरिक संगठन पर बल्कि अनिश्चितता की समस्या पर भी विचार करते हैं। वे फर्म के नौ क्लासिकी सिद्धांत में निश्चितता की मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं और वे इस बात पर बल देते हैं कि आधुनिक व्यावसायिक फर्म इतनी जटिल है कि इसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों के पास आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की घटनाओं के बारे में सीमित सूचना और अपूर्ण दूरदर्शिता होती है। यानी सायट और मार्च का जो है यह मानना था कि फर्म जो है वो एक व्यक्तियों का समूह है जो निर्णय करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और आंतरिक ढांचे से इसका संबंध होता है कि फर्म में क्या समस्या है, उसका निदान किस प्रकार से करना है, फर्म को लाभ की स्थिति में किस प्रकार पहुंचानी है, या फिर अगर फर्म को हानि हो रही है या अगर वे घाटे की स्थिति में है तो वे कौन से कारण है जिसकी वजह से फर्म को घाटा हो रहा है और क्या करके फर्म को जो है इस घाटे से उबार के उसको लाभ की ओर लेकर जाना है। तो इसके लिए वो एक व्यक्तियों का समूह के बारे में बात करते हैं और अनिश्चितता की समस्या पर भी विचार करते हैं। वो लोग नौ क्लासिकी जो अर्थशास्त्री हैं उनके सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं कि फर्म जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है। उनका मानना है कि आधुनिक समय में फर्म क्या है, फर्म का जो व्यवसाय है वो बहुत जटिल है और उसकी आंतरिक और बाहरी जो है दोनों में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक व्यक्तियों का समूह होता है जो इस पर विचार करते हैं कि किस प्रकार से इसको जो है दूर किया जा सके। इस सिद्धांत के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। पहला है संगठनात्मक लक्ष्य, विरोधात्मक लक्ष्य, संतुष्टिकरण लक्ष्य, संगठनात्मक मंदी और निर्णयकरण की प्रक्रिया। एक एक करके इन लक्ष्यों को जो है देखते हैं। पहला है संगठनात्मक लक्ष्य। संगठनात्मक लक्ष्य सायट और मार्च ने आधुनिक व्यावसायिक फर्म को जो है
एक जटिल संगठन माना है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है उन चरों में विश्लेषित करना चाहिए जो संगठनात्मक लक्ष्यों, आशाओं और पसंदों को प्रभावित करते हैं। वे फर्म को प्रबंधकों, कर्मचारियों, शेयर होल्डरों, सप्लायरों, ग्राहकों आदि को संगठनात्मक सहमिलन के रूप में देखते हैं। को किस रूप में देखते हैं? जिसमें प्रबंधक हो, कर्मचारी हो, शेयर होल्डर हो, सप्लायर हो और उसके ग्राहक भी हो। इस दृष्टिकोण से फर्म को 5 विभिन्न लक्ष्य रखने वाली माना जा सकता है। तो वे कौन से लक्ष्य हैं 5 विभिन्न? पहला है उत्पादन लक्ष्य। उत्पादन का लक्ष्य उत्पादन से संबंधित सहमिलन के सदस्यों की मांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थिर रोजगार, कार्यक्रम की सरलता, स्वीकार्य लागत के विकास का पालन और वृद्धि जैसी बातों की ओर दबावों को दर्शाता है। यह लक्ष्य उत्पादन निर्णय से संबंधित है। दूसरा लक्ष्य क्या है? माल सूची लक्ष्य। यह लक्ष्य माल सूची से संबंधित सहमिलन के सदस्यों की मांगों को प्रस्तुत करता है। यह विक्रेताओं और ग्राहकों से प्राप्त होने वाली माल सूची पर होने वाले दबावों से प्रभावित होता है। यह लक्ष्य उत्पादन तथा बिक्री क्षेत्रों में होने वाले निर्णय से संबंधित है। यह लक्ष्य किससे संबंधित है? उत्पादन तथा बिक्री क्षेत्रों में होने वाले निर्णय से संबंधित है। तीसरा है बिक्री लक्ष्य। मार्केट का लक्ष्य बिक्री से संबंधित उन सहमिलन के सदस्यों की मांग को पूरा करता है जो संगठन की स्थिरता के लिए बिक्री को आवश्यक मानते हैं। चौथा है मार्केट का भाग्य लक्ष्य। मार्केट का भाग लक्ष्य। मार्केट भाग्य लक्ष्य बिक्री लक्ष्य का एक विकल्प है। मार्केट भाग्य लक्ष्य क्या है? ये बिक्री लक्ष्य का ही एक विकल्प है। यह सहमिलन के बिक्री प्रबंध वर्ग की मार्गों से संबंधित है जो कि मुख्य रूप से संगठन की तुलनात्मक सफलता और उसकी वृद्धि में दिलचस्पी रखते हैं। बिक्री लक्ष्य की तरह मार्केट भाग्य लक्ष्य बिक्री निर्णयों से संबंधित है। पांचवा लक्ष्य है लाभ लक्ष्य। लाभ लक्ष्य एक अभिलाषा स्तर के रूप में है जो कि लाभ की मुद्रा से संबंधित है। यह लाभ के हिस्से और निवेश पर होने वाले प्रतिफल के रूप में भी हो सकते हैं। इस प्रकार संगठनात्मक लक्ष्य में जो है 5 लक्ष्य को माना गया है। उत्पादन लक्ष्य, सूची लक्ष्य, बिक्री लक्ष्य, किट भाग लक्ष्य और लाभ लक्ष्य। इस प्रकार लाभ का लक्ष्य कीमत निर्धारण और संसाधन आवंटन निर्णयों से संबंधित होता है। लाभ का लक्ष्य जो है वो कीमत निर्धारण और संसाधन आवंटन के निर्णयों से संबंधित होता है। इस प्रकार सायट और मार्च जो है लक्ष्यों की संख्या को 5 तक सीमित रखते हैं क्योंकि उनके अनुसार इनकी संख्या को तेजी से बढ़ाने पर घटते प्रतिफल का बिंदु प्रारंभ हो जाता है। उनके अनुसार सभी लक्ष्यों की संतुष्टि करनी चाहिए क्योंकि वे संगठन की कीमत, उत्पाद और बिक्री कूटनीति निर्णयों से संबंध हैं। यद्यपि किसी भी संगठन में सभी लक्ष्य अवश्य संतुष्ट किए जाने चाहिए, फिर भी प्राथमिकता की एक निहित श्रेणी होती है जो जिस ढंग से छानबीन क्रिया होती है उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। यदि इनमें से एक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और उनके लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साधन की छानबीन की जाएगी। छानबीन काफी सीमित होगी और संगठन समस्या को ठीक करने के लिए व्यवहारिक नियमों का प्रयोग करेगा। व्यवहारिक नियम फर्म के पिछले अनुभवों और उसमें कार्य कर रहे लोगों के अनुभव पर आधारित होते हैं। सायट तथा मार्च के व्यवहार संबंधी सिद्धांत की आलोचनाएं। तो सायट तथा मार्च के व्यवहार संबंधी सिद्धांत का फर्म के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण योगदान है
जो कि प्रबंधकीय निर्णय लेने में बहुविधि परिवर्तन हो रहे हैं और स्वीकार्य लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करता है और अधिकतमकरण को संतुष्टिकरण से बदलता है। फिर भी कोटिसियानिस और हॉकिंस ने सायट और मार्च के इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है। पहला है, हॉकिंस ने उल्लेख किया है कि व्यवहार संबंधी धारणा की आलोचना इस बात पर आधारित है कि यह एक अखरोट को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करता है। क्या हमें वास्तव में कंपनियों की छवि दर्पण छवि बनाने की आवश्यकता है? और क्या वास्तव में ही उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को जोड़ने की आवश्यकता है? क्या सीमित प्रयोजनों के लिए सरल मॉडल पर्याप्त नहीं होंगे? तो कोटिसियानिस और हॉकिंस ने इनके मॉडल की जो है आलोचना की है। दूसरी आलोचना की है कि अर्थशास्त्रियों ने यह प्रश्न किया है कि क्या वास्तव में यह सिद्धांत है, यह विशेष मामलों से संबंधित है। यानी उनका कहना है कि क्या यह वास्तव में सिद्धांत है, जबकि वो कह रहे हैं कि ये जो है विशेष मामलों से संबंधित है। जबकि एक सिद्धांत से फर्म के व्यवहार से सामान्य मोटे अनुमान की आशा की जाती है। इस प्रकार एक फर्म के सिद्धांत के रूप में जो है यह असफल है। तीसरी आलोचना है, व्यवहार संबंधी सिद्धांत जो है वो द्विअधिकारी फर्म से संबंधित है और बाजार के ढांचे के सिद्धांत के रूप में असफल होती है। यह फर्मों की परस्पर निर्भरता और एक दूसरे पर प्रभाव की व्याख्या नहीं करती, न ही इस बात की व्याख्या करता है कि फर्मों का परस्पर संबंध किस ढंग से उद्योग स्तर पर उत्पादन और कीमत के संतुलन की ओर ले जाता है। इस प्रकार उद्योग में एक स्थिर संतुलन को प्राप्त करने की स्थितियां निर्धारित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत न तो फर्मों की शर्तों और न ही वर्तमान फर्मों के व्यवहार पर अन्य फर्मों के संभावित प्रवेश की आशंका के प्रभाव पर ध्यान देता है। पांचवी आलोचना है इसकी, व्यवहार संबंधी सिद्धांत फर्मों के अल्पकालीन व्यवहार की व्याख्या करता है और उनके दीर्घकालीन व्यवहार की उपेक्षा करता है। इस प्रकार यह आविष्कारों और नवप्रवर्तनों के गत्यात्मक पहलुओं की व्याख्या नहीं कर सकता है जो दीर्घकाल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, कोटासियानिस के अनुसार व्यवहार संबंधी सिद्धांत की धारणाओं से कोई सुनिश्चित पूर्वानुमान नहीं निकाल सकते हैं। संतुष्टिकरण व्यवहार सिद्धांत को व्यवहारिक तौर से पुनरुक्तिपूर्ण ढांचा बनाता है। जो कुछ भी फर्में करती दिखाई देती है उसे संतुष्टिकरण की दिशाओं पर तर्क संगत बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इसकी आलोचनाएं की गई हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद हॉकिंस का मत है कि बहुत कम लोग यह संदेह करेंगे कि व्यवहार संबंधी सिद्धांत फर्म के सिद्धांत के नए दृष्टिकोणों में से बहुत नाटकीय हैं। इसमें जो नाटकीय है वह इस मान्यता को खत्म करते हैं कि फर्म का लक्ष्य किसी भी चीज को अधिकतम करना है और यहाँ तक कि उपयोगिता को भी। आज के इस वीडियो में सायट और मार्च का व्यवहार संबंधी सिद्धांत को देखें और इसकी आलोचना जो की गई है उसको देखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।